नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताएंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर और जानेंगे कैसे गौशालाओं में भूख प्यास से तड़प रहे हैं गौवंश। आगे जानेंगे कब हुई अलीगढ़ जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की प्रेस वार्ता। आगे आपको दिखाएंगे कैसे अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र के गांव भरतरी में अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अलीगढ़ में गौशालाओं में गौवंशों की दुर्दशा देख लोगों की रूह कांप जाती है, जहां ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधानों द्वारा गौवंशों की देखरेख से लेकर गौवंश के चारे तक के खर्च का बंदर बाट होने से गौशाला में गौवंशों की तड़प कर मौत हो रही है। स्थानीय लोगों की शिकायतों पर भी सरकारी तंत्र गहरी नींद में सो रहे हैं। वहीं लोगों ने सो रहे अधिकारियों को जगाने के लिए काफी प्रदर्शन भी किया, लेकिन सरकारी तंत्रों के कान में जूं तक नहीं रेंगी। मजबूर होकर ब्लॉक अकराबाद के गाँव राजीपुर के लोगों ने गौशाला को गौवंशों की मौत का घर कहना शुरू कर दिया। वहीं स्थानीय व्यक्ति गुलाब सिंह ने बताया कि गौशाला में गौवंश आते हैं, सामने के गेट से पीछे उनकी मौत का घर है, जहां भूख प्यास से तड़प कर गौवंशों की मौत हो रही है। अधिकारी आकर खाना पूर्ति कर चले जाते हैं। वहीं गौवंशों की देखरेख कर रहे सुखदेव ने बताया कि गौवंशों के चारे के लिए 30 रुपए प्रति पशु के हिसाब से आते हैं, लेकिन उससे इन पशुओं का कुछ नहीं होता। देखरेख करने के एवज में 3500 रुपए मिलते हैं, जो मनरेगा मजदूरी से भी कम है। पिछले 7 माह से वेतन ही नहीं मिला। वहीं ब्लॉक अकराबाद क्षेत्र में अन्य गौशालाओं की दुर्दशा देखने लायक है। क्या नाम है आपका? सुखदेव। कहाँ के रहने वाले हैं? राजीपुर। अच्छा, ये गौशाला जो है ये कहाँ पर है? ये राजीपुर में। राजीपुर में कितने पशु रहते हैं गौशाला? 19 पशु हैं। कौन से पशु हैं? नर पशु। गोवंश के नर? हाँ, गोवंश के नर पशु। तो इसमें गौशाला में कितने रुपए का अनुदान आता है डेली ये गाय इन्हें खिलाने के लिए गोवंशों? पता नहीं, मुझे वो कह रहे हैं 30 रुपये मवेशी आवा था। 30 रुपये मवेशी हैं? तो आपको क्या लगता है 30 रुपये मवेशी में इनका पेट भर जाएगा? ना भर पावा। अच्छा, ये बीमार जो हो जाती है इसकी अवस्था में कहाँ पर क्या सुविधा है? ये लाते हैं, ये डॉक्टर आते हैं। आते हैं। हाँ। और आपको क्या मजदूरी मिलती है? 3,500 रुपये महीना। 3,500 रुपये महीना। हाँ। तो इसमें 3,500 रुपये में क्या आपका गुजारा कैसा चलता है? बिल्कुल बेकार है, वो भी पैसा महीना ना। कितने दिन बाद मिलती है? अब 7 महीना आएगी, पैसा ना आया। तो ये आपके इसकी जो है गौशाला की 4 बाउंड्री कब से नहीं हुई है? ये मेरे अपना में बनी तभी तो नहीं 4 साल से है, जब तक बनी का जो तो वही ना कोई 5 साल तो नहीं है। जाड़ों और गर्मियों में इनके लिए क्या प्रबंध है? कुछ नहीं, ये त्रिपाल लगाया था साइड में, वो खुल के रख दें हमने। तो पशुओं की दुर्दशा दिखाई दे रही है, हाँ। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? दुर्दशा तो खैर सही है, 30 रुपया में जी गुजारा है पावे, और का ज़्यादा तो है जा 30 रुपये में इनका भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पावा, इसी वजह से इनकी हालत बिगड़ रही है। और का इस संबंध में तुमने किसी अधिकारी को बताया आपको? अधिकारी कोई पूछता ही ना, आवता भाई फॉर्मेलिटी पूछ के चले जाता। प्रधान का क्या कहना है उसमें? प्रधान तो रोज रहता बेचारा, रो के डालता प्रधान तो क्या कहता है? रो के डालता है, पर ला के चारों खुश है कि तो वो ना डालते तो चार ना मजबूरी, मतलब ये मजबूरी में कर रहे हैं? मजबूरी में कर रहे हैं, उन्हें डॉक्टर रोना था। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह, कहाँ के रहने वाले? खेड़े के। खेड़ा के। अच्छा, ये गौशाला जो है कहाँ पर है? कौन से गांव की? ये राजीपुर की गौशाला है। तो ये गौशाला में जो गोवंशों की दुर्दशा है क्या है? पूरा ये मामला बताइए आप। आते अगले गेट से पीछे मौत का घर है। गौशाला मौत का घर? मौत का घर है, कोई 4 भरपेट है नहीं है। आखिर वजह क्या है, क्यों मौत का घर? मौत का घर है, कहूँ जाते तो है नहीं है। टाइम से खाना मिलता नहीं, सूखे के माजी जिंदे रहेंगे जे। खाना भरपेट नहीं मिल रहा? भरपेट कहाँ मिल रहा, सूखे तो सूखे ही है। तो इसी वजह से ये मौत का घर है। तो इस संबंध में आपने किसी अधिकारी को अवगत कराया? यहाँ कोई ना, तो आएंगे अपनी खाना पूर्ति करके चल देते हैं, खाना पूर्ति करके चले और को जाना कोई पूछ रहा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां गत 3 दिसंबर 2022 को लखनऊ में ऊर्जा मंत्री, मुख्यमंत्री के सलाहकार व पावर कॉर्पोरेशन के एमडी के बीच 14 सूत्रीय मांगों को लेकर लिखित समझौता हुआ था। उसके बाद भी सरकार ने लिखित समझौते को ना मानने व अनपरा ओबरा की नई इकाइयों को एनटीपीसी को देने के विरोध में प्रदेश नेतृत्व द्वारा 16 मार्च से हर जनपद में 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया था। आज विद्युत कर्मचारी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर
लेकर धरने पर बैठ गए हैं। रात्रि 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल शुरू हो जाएगी। अगर हड़ताल के दौरान विद्युत कर्मियों या किसी पदाधिकारी का उत्पीड़न किया गया तो इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन के रूप में बदल दिया जाएगा। सरकार द्वारा पूर्व में 14 सूत्री मांगों को मानकर 15 दिन के अंदर मांगों पर आदेश करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी सरकार ने 14 सूत्रीय मांगों पर कोई आदेश नहीं किया। मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। कब तक ये जारी रहेगी और आज डिस्ट्रीब्यूशन के लोग भी स्ट्राइक पर जाएंगे तो क्या समस्या आने वाली है? देखिए, एक तो अभी ये स्ट्राइक जारी नहीं है। आज रात 10 बजे से स्ट्राइक 72 घंटे की जारी होगी। हम लोगों की अभी अनिश्चितकालीन स्ट्राइक का नोटिस नहीं है, ये 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल का नोटिस है। और 72 घंटे की जो हड़ताल होगी उस दौरान अगर किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या हमारे संविदा के साथी के साथ कोई भी उत्पीड़न की कार्रवाई की जाती है तो ये जो स्ट्राइक है वो अनिश्चितकालीन में भी बदल जाएगी और सामूहिक जेल भरो आंदोलन में भी बदल जाएगी। कोई वार्ता नहीं हो पा रही है? हमारी नहीं वार्ता हुई है जब से नोटिस दिया है। अभी पिछले 2-3 दिन में माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ 3 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन वो लगातार केवल और केवल समय मांग रहे हैं। जो समझौता हो चुका है उस समझौते पे समझौते की बात कर रहे हैं। जो समझौता हुआ था 3 दिसंबर 2022 को, उसमें 15 दिन का मात्र समय दिया गया था कि 15 दिन में इन पे आदेश होंगे। आज 110 दिन बाद भी कोई आदेश नहीं हुए हैं, अब फिर समय मांग रहे हैं। जब हम इतना बड़ा ये आंदोलन शुरू कर रहे हैं और लगातार नोटिस 9 बार दिया गया है लिखित में 110 दिनों में, जब ये आंदोलन इतना बड़ा खड़ा हो गया उसके बाद कह रहे हैं आप इस पर फिर समय दे दीजिए। तो इसलिए इस पर हमारे जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं संयुक्त संघर्ष समिति के, वो इस चीज़ पे बिल्कुल मान नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ हमें ऐसा मिले जिससे हम इन लोगों को कुछ बता सकें। सरकार निजीकरण पर जोर दे रही है, उसका कहना है कि देखिए, निजीकरण एक मुद्दा जरूर है, लेकिन इसमें ये जो हम लोगों का आंदोलन है इसमें निजीकरण बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारा जो इस आंदोलन में है कि 14 बिंदुओं पर 3 दिसंबर 2022 को लिखित में समझौता हो गया था। उसमें निजीकरण भी था? उसमें ऐसा निजीकरण नहीं था और ना इस समय कोई ऐसा है कि अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन प्रमुख मांग है। एक तो ये है कि जो यहाँ पर डायरेक्टर्स और चेयरमैन की भर्ती होती है उसकी चयन की प्रक्रिया है, उसको लिखा गया है कि तत्काल संपन्न करा दिया जाएगा और उसको संपन्न नहीं कराया जा रहा है। जो आईएएस हैं और जो लोग हैं डायरेक्टर और एमडी, उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग से तैनात किया गया है, जो कि गलत है। इसके अलावा विद्युत प्रोटेक्शन एक्ट का है, हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं, हमारे साथ जो मारपीट की घटनाएं होती हैं, जिस तरीके से डॉक्टर्स के साथ ये एक्ट लागू है कि किसी ने कोई हाथापाई की उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा, इसी तरीके की एक ये मांग है। तीसरा, हमारे संविदा के जो साथी हैं इनको 8-10 हज़ार रुपया मिल रहा है और यही काम और लोग कर रहे हैं। कई कंपनियों में उनको 20-22 हज़ार मिल रहा है। तो उसमें लिखा गया है कि इनको समान वेतन दिया जाएगा और 110 दिन हो गए और कहा गया था कि 1 महीने में आदेश जारी कर दिया जाएगा, वो आदेश जारी नहीं किया गया। 72 घंटे के बाद जो भी होगा वो लखनऊ से हमारे पदाधिकारी निर्धारित करेंगे। यहाँ ये लोकल लेवल से हमने ना कोई प्रोग्राम दिया है ना हम कुछ निर्धारित करेंगे। जिसमें कितनी संस्था इसमें शामिल है, जैसे कि यूपीपीएल है, ये जो भी इसमें शामिल है? इसमें सारे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और जितने भी बिजली विभाग के जितने भी निगम हैं उत्तर प्रदेश के सभी सम्मिलित हैं। और 72 घंटे की जो हड़ताल होगी उसमें कोई भी अब बाहर नहीं रहेगा, सभी लोग सम्मिलित हो जाएंगे। क्या इसमें जबरदस्ती सबको बुलाया जाएगा फिर? नहीं, हम जबरदस्ती किसी को भी नहीं बुला रहे। अगर कोई अपना काम कर रहा है, कोई आंदोलन कोई भी संगठन काम कर रहा है तो हम उसको किसी को नहीं बुला रहे। लेकिन जो भी कर्मचारी हैं स्वेच्छा से, आप देख रहे हैं, स्वेच्छा से सम्मिलित हो रहे हैं। हम जबरदस्ती किसी को भी नहीं बुला रहे। और अगर शासन प्रशासन अपनी व्यवस्था बना रहा है दूसरे विभागों से बिजली चलाने की तो अच्छी बात है, हम उसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर रहे और कोई रुकावट भी नहीं कर रहे। ठीक, कल आप लोगों ने जुलूस निकाला था, आज आप लोग स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, क्या बातें पहुंच पाई हैं लखनऊ तक? कोई बात हुई है? क्या है आगे का फ्यूचर? जुलूस हमारा 14 तारीख को निकाला गया था, मशाल जुलूस। 3 दिसंबर लिखित समझौते के क्रियान्वयन के लिए, जो माननीय ऊर्जा मंत्री जी का और हमारे सीएम साहब श्री अवनीश अवस्थी के सलाहकार जो हैं सीएम साहब के, तो लिखित समझौता हुआ था, लेकिन उसका क्रियान्वयन ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं। कल भी हम लोग कार्य बहिष्कार पे थे, आज भी कार्य बहिष्कार पे हैं। और आज जो है 16 तारीख आज है, रात 10 बजे से जनरेशन और ट्रांसमिशन की जो हमारी शिफ्ट होती है, पाली होती है, वो भी आज हड़ताल में शामिल हो जाएंगी। तो इसमें जो सरकार ने लिखित समझौता किया था समिति के साथ, उत्तर प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के साथ किया था, उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से हमारी कोई मांगें नहीं हैं। जो लिखित समझौता हो चुका था, जो जेन्युइन मांगें थीं, ऑलरेडी उनको सोचते समझते सरकार ने समझौता किया था। अब माननीय ऊर्जा मंत्री के मान के रखने के लिए ही हम लोग जो है इसको
माननीय ऊर्जा मंत्री जी का आदेश चेयरमैन साहब नहीं मान रहे हैं, ये कोई प्रोटोकॉल में नहीं है। ऊर्जा मंत्री ये कह रहे हैं कि आप लोग राजनीतिक दलों के बहकावे में आके हड़ताल कर रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं वो कोई भी राजनीति से प्रेरित नहीं है, वो हमारी मांगे एक्ट के अंतर्गत हैं, जो कानून है, जो हमारा विद्युत कानून है उसके अंतर्गत हैं, कोई भी राजनीति वाली उसमें कोई बात नहीं है। क्या बात हुई लखनऊ, आपका कोई मैसेज आया? पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही है, जनरेशन के लोग जब हड़ताल पे चले जाएंगे तो क्या विद्युत व्यवस्था चरमरा सकती है? बिल्कुल चरमरा सकती है, इसमें सरकार को जो है जल्दी ही कोई निर्णय लेना पड़ेगा, अन्यथा मैं और हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का संयुक्त संघर्ष समिति नहीं चाहता है। बार बार माननीय हमारे सीएम साहब से भी अनुरोध किया जा रहा है कि इसमें एक प्रभावी हस्तक्षेप करें ताकि जो है हमारे उपभोक्ता को किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। आप लोग हड़ताल कई दिन से कर रहे हैं, बावजूद इसके आप कोई सरकार को और शासन को आपने बताया है कि आप पूरा के सभी तरह की पूरी सूचना, कोई बातचीत नहीं हुई है? जी, सभी तरह कोई सूचना प्रसारित है, सभी स्तर तक प्रसारित है, मतलब हर जनपद में प्रसारित है। इसके संबंध में हमारे आदरणीय जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनकी सभी जनपदों में वीसी भी की जा चुकी है और उन्होंने अपनी अल्टरनेट व्यवस्था के प्रबंध कर लिए हैं, वो अपना उसको चलाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन की जब हड़ताल हो जाएगी, स्ट्राइक पे चले जाएंगे, तो उससे किस प्रकार की दिक्कत आएगी? उस पर सीधा उपभोक्ता भी प्रभावित होगा। अल्टीमेटली उपभोक्ता तक बिजली पहुंचती है तो उपभोक्ता प्रभावित होना लाजमी है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मतलब सरकार को जो डिसीजन हुआ था, लिखित समझौता हुआ है, उसको मानना ही अल्टीमेटली मतलब सभी के हित का बात है उसमें। आप लोग विड्रॉ नहीं करेंगे स्ट्राइक? नहीं, हम लोग विड्रॉ नहीं करेंगे। जो हम लोग की जेन्युइन मांगे हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई भी जो मांगे हैं नियम कानून भाई जो लिखित समझौता हुआ वो जाहिर सी बात बड़े लोगों के संपर्क में ये है कि जो निजीकरण के लिए प्रस्तावित चीज़ें हैं उनको वापस लिया जाए। जो पहले से प्राइवेटाइजेशन बिजली है उस पर कुछ आप लोगों का वो नहीं है कि उस पर विचार किया जाए? नहीं, उस पर भी हमारा कहा गया, जो नोएडा और आगरा में टोरेंट पावर है उस पर भी जो है निजीकरण वापस किया जाए और नोएडा का तो समय काल भी पूरा हो चुका है तो वो तो वापस इसमें मिला दिया जाए, वही उसमें बेस्ट है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा रामघाट रोड स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के द्वारा बताया गया कि आगामी 19 मार्च और 20 मार्च को जीटी रोड स्थित फल मंडी के पास एक विशाल दवा व्यापार सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह टिल्लू ने बताया कि इस कार्यक्रम में पूरे उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी शामिल होंगे। शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के अध्यक्ष JS शिंदे, महामंत्री राजीव सिंघल व विशिष्ट अतिथि के तौर पर संस्था के अध्यक्ष दिवाकर सिंह, महामंत्री सुधीर अग्रवाल होंगे। शुभारंभ स्थानीय विधायक करेंगे। महामंत्री आलोक गुप्ता ने बताया कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, अन्य प्रदेशों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी आएंगे। कोषाध्यक्ष शिव शंकर शर्मा ने बताया कि अलीगढ़ में पहली बार इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। मंत्री हाजी सरकत अली ने बताया कि 19 मार्च को जिले का शैक्षिक सम्मेलन होगा व 20 मार्च को कार्यकारिणी की बैठक होगी। उपाध्यक्ष आमिर आबिद ने बताया कि 19 मार्च के दिन रविवार को फफाला दवा बाजार पूर्ण तरह से बंद रहेगा। पत्रकार वार्ता बुलाई है, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा? हमारे जिले अलीगढ़ में एक जो है प्रादेशिक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें पूरे प्रदेश से केमिस्ट जुटेंगे और पूरे 15 राज्यों के हमारे अध्यक्ष और महामंत्री आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आ रहे हैं और प्रदेश के महामंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष आ रहे हैं और एक शैक्षिक कार्यक्रम यहाँ पर हमने एक आयोजित किया है आवा ग्रांड में, होटल आवा ग्रांड में, जिसमें हमारे केमिस्टों को एक कार्यशाला है जिसमें कार्यशाला में उनको बताया जाएगा कि दवाई व्यापार में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या क्या उससे कैसे कैसे निपटा जाए, क्या क्या नियंत्रण किया जाए, ये सब जानकारियाँ केमिस्टों को दी जाएंगी। और जो ऑनलाइन की जो समस्या थी उससे काफ़ी निदान मिल गया है क्योंकि हमारी जो देश की संस्था है उसने जो आंदोलन के लिए जो अग्रसित हुए थे उसको देखते हुए भारत सरकार ने हमारे देश के नेताओं को बुलाया और उनसे वार्ता की और उसके बाद आज ऑनलाइन पर रोक लगा दी है भारत सरकार ने। और बहुत बड़ा भव्य भव्य प्रोग्राम 19 और 20 में हमारे यहाँ होने जा रहा है। दवा व्यापारियों के लिए होगा, क्या कहेंगे? जिले के जिला अलीगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के द्वारा जो यहाँ हमारे सम्मानित 3500 सदस्य हैं उनको डोर टू डोर जाकर कार्ड वितरण किया गया है और उनसे एक अपील की गई है कि आप लोग जो एक प्रादेशिक संस्था के द्वारा OCD UP के द्वारा जो यहाँ एक कार्यशाला रखी गई है होटल आभा ग्रांड में,
आप समय पर पहुंचकर उस कार्यशाला का लाभ लें, जिससे जो हमारे दवा व्यवसाय में जो दिक्कतें आ रही थी उनमें हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, अपने दुकान का रख रखाव कैसा करना चाहिए, क्या करना, उसमें उठने बैठने की जो हमारी सारी समस्याएं हैं उनका निजात करने के लिए हम लोगों का एक कार्यशाला का प्रावधान है। हाल ही में सरकार द्वारा कुछ दवाओं पे प्रतिबंध लगाया गया था, कुछ इस बारे में क्या कहेंगे? जो दवाओं का प्रतिबंध लगाया गया है उन दवाओं के साथ जो है अभी उनकी मैन्युफैक्चरिंग कम कर दी गई है और जो दवा बाजार में आना कम हो गया। भंडारण को लेकर के भंडारण को लेकर के अभी उसका फिर हाई कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया है 19 अप्रैल को उसके बारे में पुनः सरकार से कहा गया है कि उसके बारे में आप बताएं और 19 अप्रैल तक का उस पर रोक लगा दी गई है। इस कार्यक्रम में मूलतः किन किन बिंदुओं पर जो प्रकाश डाला जाएगा? इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमारा बिंदु यही होगा कि जो हम लोगों की ऑनलाइन की जो समस्या थी वो राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ पूरी हो गई है और उसको समाप्त जो उसे आदेश भारत सरकार द्वारा एक गजट जारी कर दिया गया और वो ऑनलाइन दवा व्यवसाय को बंद करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां भाजपा सरकार में पुलिस के उच्च अधिकारियों की हिमाकत का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं तो खुद ही जरा गौर से सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, राजस्व मंत्री अनूप वाल्मीकि, एटा सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया, अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम सहित हाथरस सांसद राजीव सिंह दिलेर द्वारा हरदुआगंज थाने में अपनी सेवा से निकाले गए एक होमगार्ड को बहाल किए जाने को लेकर कई बार फोन करते हुए पत्र लिखे गए। बावजूद इसके प्रदेश सरकार में बैठे उनके ही सरकार के सरकारी नुमाइंदे भाजपा के सांसद से लेकर उप मुख्यमंत्री और मंत्री तक की बातों को दरकिनार कर रहे थे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम, मंत्री, सांसद के पत्र के साथ किए गए फोन के बावजूद ठेंगा दिखाते हुए होमगार्ड विभाग के उच्च अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी, जिसके चलते आय से अधिक संपत्ति की गई शिकायत के चलते सेवा से निकाला गया होमगार्ड गुरुवार को विभाग के अधिकारियों के कार्यालय पर पहुंचा, जहां अपनी बहाली नहीं किए जाने और बदले में रुपए मांगे जाने का विभाग के उच्च अधिकारियों पर आरोप लगाया है। क्या को लेकर आप आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम? सर, मुझे 8 महीने हो गए जिला कमांडेंट श्यामजी शाही जी ने व मंडल कमांडेंट संदीप सर ने, होमगार्ड विभाग के जो अधिकारी हैं हमारे किसी अन्य व्यक्ति ने हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दी थी कि राजकुमार के पास आय से अधिक संपत्ति है। उन्होंने इसी बात को लेकर के मेरा मुद्दा उठा दिया और मुझे निष्कासित कर दिया विभाग से और मुझे ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। तब कि मैं माननीय हमारे सतीश गौतम सांसद जी ने भी लेटर पैड लिख दिया, 2 बार टेलीफोन भी कर दिया और माननीय राजू भैया सांसद जी एटा जी हैं उनने भी टेलीफोन कर दिया और लेकिन 2 बार एक बार लेटर पैड भी लिख दिया। संदीप सिंह शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने 2 बार लेटर लिख दिया, 2 बार टेलीफोन भी कर दिया। राजवीर दिलेर सांसद जी हैं हमारे, उन्होंने भी लेटर 2 बार लिख दिया, 2 बार टेलीफोन कर दिया। अनूप वाल्मीकि जी राजस्व विभाग मंत्री हैं, उन्होंने लखनऊ से 2 बार टेलीफोन कर दिया, 2 बार लेटर पैड भी लिख दिया। क्या वजह नजर आ रही है आपको? बात ये नज़र आ रही है, अधिकारी कर्मचारी हमारा काम करके नजरिए। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, निजी सचिव साहब ने, वीरेंद्र कुमार साहब ने 2 बार टेलीफोन भी कर दिया और लेटर पैड भी लिख दिया। लेकिन मैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से कल भी मिला, लेकिन मैं 5 बार मिल चुका हूँ, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कह देते हैं आप ऐसे ही भटकते रहो और आपका हम कुछ नहीं कर पाएंगे। किस विभाग में? कहाँ? मैं होमगार्ड, अलीगढ़। किस पद पर हैं आप? मैं होमगार्ड विभाग में हूँ। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। तो क्या लगता है जिससे कि आप भटक रहे हैं तो आपको नहीं दी जा रही है, तो क्या लगता है उसमें? मुझे तो ये लगता है जब कह देते हैं तो ड्यूटी लगानी चाहिए। जब अधिकारियों की जो वार्ता होती है, अधिकारियों से कह देते हैं कि राजकुमार जी भेजो, मैं ड्यूटी लगा दूंगा। प्लस मेरे 25,000 रुपये मेरे कमांडेंट साहब को दिए थे, श्यामजी साई को। इस बात के लिए मांगे थे उन्होंने मुझसे। फिर मैंने 100 नंबर पर डायल भी किया, उन्होंने मुझसे सीधे 50,000 रुपये मांगे थे, 25,000 रुपये मैंने दे दिए। फिर मैंने शिकायत करना चालू कर दिया तो कहने लगे अब हम आपका काम बिल्कुल ही नहीं करेंगे। और माननीय मंडल साहब, कमांडेंट साहब अब कहते हैं कि आप हमको 1.5 लाख रुपये दो तब आपको ड्यूटी बहाल करेंगे, अंततः आप कितने भी भटक दो। ऐसे लेटर पैड हमारे कहाँ पता नहीं कहाँ हम गायब कर देते हैं। ऐसे लेटर पैड हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना समय हो गया? मेरे को 8 महीने हो गए। मेरा ये कहना है कि माननीय कमांडर साहब, मंडल कमांडर साहब श्यामजी साई से, दोनों से ये कहना है कि मेरे 8 महीने के पैसे, ये अपनी तनख्वाह से मुझे 8 महीने के पैसे दें तो सर मेरा, और तुरंत तत्काल में मेरी ड्यूटी बहाली करें। कब ज्वाइनिंग हुई थी आपकी? मेरी ज्वाइनिंग हुई थी सन 2009 में। 2009 में मैं 12 साल, मेरे पास कोई कोर्ट कचहरी दीवान मुकदमा न्यायालय का नहीं है कतई बिल्कुल। तो अधिक संपत्ति को होते हुए आपको? मेरे पास अधिक संपत्ति है नहीं है। अगर अधिक संपत्ति होती तो 8 महीना तक अभी तक वो जांच नहीं कर पाए। अगर आप मान लीजिए साहब,
कि 8 महीना से अभी तक वो जांच नहीं कर पाए क्या? मैंने कहा साहब मेरे पास अधिक संपत्ति नहीं है, मैं कसम खा रहा हूँ, अपनी कसम खा कह रहा हूँ साहब, मेरे बच्चे दर की ठोकर खा रहे हैं, मैं अपने बच्चों को शिक्षा और पढ़ाई से वंचित रह रहा हूँ। आखिर ये बहुत अनुभवी बात है। साहब ने कल भी मैं केशव प्रसाद मौर्य जी से मिला था, उन्होंने भी कह दिया उन्होंने कोई गलती नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला जिला अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र के गांव भरतरी का है। मिली जानकारी के अनुसार तहसील गभाना की तहसीलदार उषा सिंह अलीगढ़ से गभाना तहसील के लिए आ रही थी। जैसे ही वे भरतरी गांव के पास पहुंची तो तभी रोड क्रॉस कर रहे युवक को बचाने के प्रयास में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें तहसीलदार उषा सिंह घायल हो गयी। घटना को देख स्थानीय राहगीर घटना स्थल पर पहुंचे और सूचना इलाका पुलिस को दी। सूचना पर पहुंचे इलाका पुलिस ने तहसीलदार उषा सिंह को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें एसडीएम गभाना केवी सिंह व नायब तहसीलदार गभाना संदीप चौधरी मौके पर पहुंचे और सभी ने बताया कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।